प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पूरा देश पूरी बुरी तरह से प्रभावित है। तो हम और आप मिलकर के इस महामारी से जूझ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। तो हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, इसीलिए हम आपके सामने ई लर्निंग जो है यहाँ पर लेके आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है लेके आए हैं। पिछली लेक्चर के अंदर हमने आपको 10वीं का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया और वो कंप्लीट भी कर दिया। आज हम उस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके सामने रखेंगे और सभी बच्चों ने ये प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझने हैं, अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इन्हीं क्वेश्चन की आपने तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हमारा बनेगा वो है मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले, ठीक है ना, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? फिर बच्चों, मैग्नीशियम एक जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब इसको वायु में हम खुला छोड़ देते हैं तो इसकी सतह के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे यौगिकों की एक पतली सी परत चढ़ जाती है। जब हम उस मैग्नीशियम को जलाने की कोशिश करते हैं तो ये पदार्थ जो है उसके जलने में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं और मैग्नीशियम अच्छी तरह से नहीं जल पाता, उसको जलने में बहुत अधिक टाइम लगता है। इसीलिए हम मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्या करते हैं? सैंड पेपर से साफ करते हैं। सैंड पेपर से क्या करते हैं? इसको साफ करते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे पदार्थों की एक पतली सी परत जम जाती है और जो उसके जलने में जो है प्रतिरोध उत्पन्न करती है, रुकावट पैदा करती है। इसीलिए पहले इस पतली सी परत को साफ किया जाएगा सैंड पेपर से, उसके बाद जो है हम मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाएंगे। ठीक है ना, इसलिए इसको साफ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। हमने पूरा अच्छी तरह से आपको बता रखा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। हमने ये भी बताया आपको कि हम किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? द्रव्यमान का संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए हम जो है किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर किसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। देखिए, हमारे पास आयरन में से जब हम भाप गुजारते हैं, पास करते हैं, ये भाप है, स्टीम आप बोल सकते हैं इसको। ये आपके पास लोहा है, ठीक है। जब इसमें से हम स्टीम पास करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कहता है इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो कैसे करेंगे संतुलित? आइए देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है? अभिकारक है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? उत्पाद। उत्पाद को आप इंग्लिश में पता है आपको, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अभिकारक में परमाणु देखिए कौन कौन से हैं। आयरन कितना है? एक परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं?
2 परमाणु, ऑक्सीजन कितने परमाणु है? 1 परमाणु। यहाँ देखिए उत्पाद की तरफ आयरन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो परमाणु सबसे ज्यादा बार आया है सबसे पहले उसको हम जो है संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है? 4। 4 मतलब कौन है? 4 परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 1। तो इसको हम अगर 4 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन जो है संतुलित हो जाते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। इसके बाद आती है 4 के बाद 3 की बारी। आयरन कितने हैं? 3। आयरन कितने हैं? 3। और इस साइड में कितने हैं? 1। इसको क्या करेंगे हम? 3 से गुणा करेंगे। आयरन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। लेकिन देखिए हाइड्रोजन की बात करें, 4 दूनी 8। 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो इसको 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम किसी रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संतुलित संयोजन और वियोजन जो अभिक्रियाएं हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, अगर हम संयोजन अभिक्रिया की बात करें, संयोजन में क्या होता है? 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अगर मिलकर के क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। इसको संतुलित कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाया। लेकिन वियोजन में क्या होता है? वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक को ऊर्जा देने के बाद वह टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। यानी यहाँ तो 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं और वियोजन में क्या होगा? वियोजन में क्या होगा? इसको अगर हम विद्युत ऊर्जा दें जल को, तो ये एक अभिकारक टूट करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो संतुलित भी है। यहाँ एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पाद बना रहा है और यहाँ 2 उत्पाद मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे से जो है भिन्न है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? क्या डिफरेंस है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में? ठीक है, पहले चित्र देखो आप। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। जैसे यानी हमने परिभाषा दे दी और एक उदाहरण देंगे हम। जैसे हमने जिंक सल्फेट या आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। ठीक है, नीले रंग का जलीय विलयन किसका? कॉपर सल्फेट का। इसको नीला थोथा भी बोलते हैं आप, नीला थोथा भी बोलते हैं क्योंकि ये नीले रंग का होता है। ठीक है, अगर आप इसमें जिंक धातु डालेंगे, जिंक की रोड इसके अंदर डालेंगे, तो आपको पता है जिंक की जो क्रियाशीलता है वो इस कॉपर से जो है अधिक है। तो जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को इसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो जिंक यहाँ पर आ जाएगा, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और जिंक सल्फेट की वजह से, जिंक सल्फेट की वजह से इस नीले रंग का जो जलीय विलयन है कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। रंगहीन हो जाता है। यानी यहाँ एक अधिक क्रियाशील तत्व ने एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ये विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन भी आप बता सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पर अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे अगर हमारे पास AgNO3 है,
इसका जलीय विलयन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास नमक का जलीय विलयन है। तो आपको बताया था कि इसके अंदर जो है दो तरह के आयन होंगे, यहाँ भी दो तरह के आयन होंगे। आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, आदान प्रदान हो जाएगा आयनों का। हमारे पास क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव AgCl ठोस अवस्था में नीचे बैठ जाएगा। श्वेत रंग का अवक्षेप बनेगा, ठीक है, प्लस NaNO3। हमारे उस जलीय विलयन में क्या रहेगा, उत्पाद द्रव्य सोडियम नाइट्रेट रहेगा। पहले बच्चों यहाँ तो अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। यहाँ पर एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद हम बात करते हैं मनुष्य में श्वसन जो क्रिया है वह उष्मा अक्षेपी क्यों होती है। मानव में श्वसन क्रिया उष्माक्षेपी क्यों होती है। प्यारे बच्चों, कोई भी मनुष्य है उसको जीने के लिए किसकी जरूरत है, उसको जीने के लिए भोजन की जरूरत है। भोजन से उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखिए, इसने दिन में चावल भी खाए, इसने आलू भी खाया, इसने अनाज भी खाया, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की तो आवश्यकता है ही, साथ में किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की भी जरूरत है, पानी की भी आवश्यकता है। जैसे ही मैंने भोजन अंदर लिया तो साथ में इस नोज की सहायता से कौन सी गैस अंदर जाएगी, ऑक्सीजन गैस। जो भोजन अंदर गया था उसमें क्या है, ग्लूकोज, और जो अंदर हमने गैस ली वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, इसका अंदर शरीर के अंदर इसका दहन होगा। तो देखिए कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस बाहर निकल जाएगी। वाटर जो है, जो हाइड्रोजन है वो जल के अंदर जो है बदल जाएगा। ये जो है हम पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं और यूरिन के रूप में जो है बाहर निकालते हैं। बाकी साथ में हमें इस भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा मिली है मुझे, सुबह मैं खाना खा के आया था, उस खाने से जो मुझे ऊर्जा मिली है उसी वजह से मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। यानी किसी मानव में जो श्वसन प्रक्रिया हो रही है उस दौरान जो है, जब भोजन का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए श्वसन प्रक्रिया कैसी है, कैसे, ऊष्मा अक्षेपी है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। पहले बच्चों, उपचयन आपको पता है ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन किसे कहते हैं, ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो पहले बच्चों आप देखिए, यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। CuO कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कैसे रंग का होता है, काले रंग का। यानी यहाँ पर कॉपर के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब इसका उत्पाद बना कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन आ गई। बैलेंस कर लीजिए इसको, एक है यहाँ पर, यहाँ दो है, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉपर को भी दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले बच्चों यहाँ कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हुआ। कॉपर क्या हो गया, उपचयित हो गया, ठीक है।
अगर हम बात करें अब इसी काले रंग का जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो पदार्थ है ये ऑक्सीजन का क्या करेगा, विमोचन करेगा। ऑक्सीजन जो है इससे अलग हो जाएगी और हमारे पास जो है ये सुलक्षांश बनेगा, कॉपर तांबा अलग हो जाएगा। यहाँ इसके साथ एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ इसके साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास, यानी आप कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं, इस हाइड्रोजन की बात करूं, इस हाइड्रोजन के पास अभी कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उत्पाद की तरफ इसके पास एक ऑक्सीजन है, यानी इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए इसका क्या हो गया है, उपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, उपचयन। और ये भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर जी, किसी अभिक्रिया में अगर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने ये सभी क्वेश्चन जो है कवर करने हैं। ध्यान से घर पर रहें, स्वस्थ रहें।